बसंतपुर गांव में चंदू नाम का एक नौजवान नाविक रहता था। बसंतपुर गांव की सीमा में आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता था। चंदू एक सीधा साधा नाविक था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। चंदू बहुत ही गरीब था। चंदू के ऊपर बसंतपुर गांव के लगभग सभी लोगों का कर्जा चढ़ा हुआ था। आज चंदू अपनी नाव के पास पहुंचा ही था कि तभी गांव का सेठ संपतलाल कुछ लोगों के साथ उसके पास आता है। बस बहुत हो गया, अब मामला बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। पूरे 6 महीने हो गए हैं तुझे मुझे बेवकूफ़ बनाते हुए। आज मैं अपने पैसे लेकर ही रहूँगा, समझा? मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए सेठ जी। आप तो जानते ही है ना इस वक्त धंधा कितना मंदा चल रहा है। तेरा धंधा कोई मंदा नहीं चल रहा है। सच तो यह है तू मेरे पैसे देना ही नहीं चाहता। बसंतपुर गांव में आने के लिए और जाने के लिए नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। ऊपर से यह इलाका टूरिस्ट इलाके में भी आता है। घूमने वालों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। तब तेरा धंधा मंदा कैसे पड़ सकता है? सेठ जी, सारे गांव वाले जानते हैं कि मेरी किस्मत कितनी खराब है। मैं बड़ी मेहनत से पाई इकट्ठा करता हूँ, लेकिन वह पैसा किसी न किसी वजह से मुझसे खर्च हो जाता है। तभी सेठ हंसते हुए चंदू से बोला, अरे सुना तुम लोगों ने, यह बड़ी मेहनत से पाई जोड़कर रकम इकट्ठा करता है और इसे खुद नहीं पता इसके पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं। ये क्यों नहीं कहता कि तू एक नंबर का अय्याश है, सारे पैसे अय्याशी में खर्च कर देता है। बेवकूफ़ आदमी, तुझे कोई और नहीं मिला बेवकूफ़ बनाने के लिए? नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी। बसंतपुर के सारे लोग जानते हैं कि मैं कितना शरीफ हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी और बेटा रहता है। संपतलाल गुस्से से चंदू की तरफ देखता है और बोलता है, मैंने तुझसे यह नहीं पूछा कि तेरे घर में कौन कौन रहता है, समझ गया? तेरे घर में तेरी पत्नी रहे या बच्चा, उससे मुझे क्या? मुझे तो बस मेरे पैसों से मतलब है। और रहा सवाल तेरे शरीफ होने का, अरे तूने तो सारे गांव वालों से कर्जा ले रखा है और जहां तक मुझे जानकारी है तूने किसी के पैसे नहीं चुकाए हैं। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए सेठ जी। मैं वादा करता हूँ मैं आपकी पाई चुका दूंगा। ठीक है, लेकिन इस बार मैं तुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत देता हूँ। 10 दिन के अंदर अंदर अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो मैं तेरा मकान तुझसे छीन कर धक्के मार कर तुझे तेरे घर से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आई? इतना कहकर संपतलाल वहां से चला गया और चंदू अपना मुंह लटकाते हुए अपने काम में लग जाता है। शाम को थका हारा चंदू जैसे ही अपने घर पहुंचा, तभी उसकी पत्नी बोली, आ गए आप घर पर? आपके पीछे बहुत सारे मेहमान आपको पूछते हुए आए थे। उन्होंने आपका काफी देर तक इंतजार किया और बेचारे इंतजार करते करते बहुत थक गए। अभी कुछ देर पहले ही गए हैं। अरे पुष्पा, मैं जानता हूँ तुम किनकी बात कर रही हो। जब तुम सारी बात जानते हो तो फिर कर्ज क्यों नहीं चुका देते हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो पुष्पा, पिछले कुछ सालों में मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जब भी कुछ पैसे जमा करता हूँ वह किसी न किसी तरह से खर्च हो जाते हैं। पिछली बार बबलू का पैर टूट गया था, उसके इलाज में कितने पैसे खर्च हो गए। और उसके बाद चोट लगने से तुम्हारी पसली टूट गई थी, उसके इलाज में भी कितने पैसे खर्च हुए। मैं तुम्हारी बातों को समझती हूँ, लेकिन गांव वाले इस बात को नहीं समझते। उन्हें तो बस अपने पैसों से ही मतलब है और आखिरकार वो तुमसे कब तक पैसे नहीं मांगेंगे। गांव का मुखिया धमकी देकर गया है, अगर तुमने गांव वालों के पैसे नहीं दिए तो वह तुम्हारी नाव छीन लेगा। और सेठ संपतलाल मुझे धमकी देकर गया है कि अगर 10 दिन के अंदर मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो वह मुझसे मेरा मकान छीन लेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। मेरी समझ नहीं आता, गांव में जितने भी नाविक हैं उन सब के मजे से कट रही हैं। उन सब के मकान देखे हैं तुमने? ऐसा लगता है वह नाव नहीं बल्कि कोई कंपनी चला रहे हैं। तुम सारा दिन नदी के किनारे आखिर करते क्या हो? कितनी बार कह चुका हूँ पुष्पा, टूरिस्ट मेरी नाव में नहीं आते। यह क्यों नहीं कहते? तुम्हारी नाव में गांव के भूखे नंगे लोग ही आकर बैठते हैं। उनसे तुम्हें कितनी ही कमाई होती होगी।
तुम अपनी नाव में बसंतपुर घूमने आए लोगों को क्यों नहीं बिठाते? जितने भी नाविक हैं वह झूठ बोलकर टूरिस्ट को अपनी नाव में बैठा लेते हैं और उनको चूना लगाते हैं, और मुझे बस झूठ बोलना नहीं आता। नहीं चाहिए मुझे हराम की कमाई। अरे सच्चाई के देवता, ये धंधा है, ये क्यों नहीं कहते तुम्हें धंधा करना ही नहीं आता है? जिसे तुम धंधा कह रही हो मैं उसे सही नहीं समझता। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है जो मुझे तुम्हारे जैसा बेवकूफ पति मिला। अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन तुम्हारी नाव भी तुमसे छीन ली जाएगी। उसके बाद मुझे और बबलू को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद अपनी सच्चाई का प्रवचन बाहर बैठकर देते रहना। इतना कहकर पुष्पा गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं। 10वें दिन चंदू नदी के किनारे उदास बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा हुआ होता है कि तभी वहाँ पर संपतलाल फिर से आ पहुँचा। याद है ना चंदू, आज तेरा आखिरी दिन है। अब इससे ज्यादा मैं तुझे और मोहलत नहीं दे सकता। शाम को मैं तेरे घर पर आऊँगा वसूली करने के लिए। मेरे पैसे तैयार रखना, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर चुपचाप चले जाना। इतना कहकर संपतलाल वहाँ से चला जाता है। चंदू अपने आप से बोला, अब क्या होगा? पूरे 10 दिन से मेरी नाव में मुश्किल से 20 मुसाफिर भी नहीं बैठे हैं। मैं संपतलाल के पैसे आखिर कहाँ से दूंगा? अगर मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो वह मेरे परिवार को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देगा। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चंदू दुखी मन से दूसरे नाविकों को देखने लगता है जिनकी नाव पर टूरिस्ट सवार थे। तभी चंदू के कानों में एक स्वर टकराया, क्या तुम मुझे दूसरी दुनिया के छोर तक छोड़ सकते हो? लगता है आपका दिमाग खिसका हुआ है अम्मा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, तुम मुझे इस नदी के दूसरे किनारे पर छोड़ देना। तो सीधा सीधा कहिए ना अम्मा कि आपको दूसरी सीमा पर उतरना है। ठीक है अम्मा, 200 रुपए लगेंगे। मैंने सुना है तुम बूढ़े और गरीब यात्रियों से पैसे नहीं लेते हो। सही सुना है अम्मा, लेकिन क्या करूँ? लगता है मुझे अपने नियम और कायदे बदलने पड़ेंगे। चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, इंसान को अपने असूल कभी भी नहीं बदलने चाहिए। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती बेटा। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ अम्मा। जाओ जाकर किसी दूसरी नाव में बैठ जाओ। लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम्हारी नाव पर ही बैठना है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए। अगर तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मेरा पति मेरा वहाँ पर इंतजार कर रहा है। बूढ़ी की बात सुनकर चंदू को बूढ़ी पर तरस आ जाता है। ठीक है अम्मा, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। आइए बैठिए, जहाँ आपको जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। चंदू की बात सुनकर वहाँ बूढ़ी रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराती हुई चंदू की नाव पर बैठ जाती हैं। चंदू की नाव नदी के बीच में पहुंची ही थी कि बूढ़ी चंदू से बोलती हैं, बस मुझे यहीं तक छोड़ दो। अम्मा, पागल हो गई हो क्या तुम? यहाँ तो सिवाय पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। जो मुझे नजर आ रहा है वह तुम्हें नजर नहीं आएगा बेटा। तुम नाव यहीं पर रोक दो, मैं यहीं पर उतर जाऊंगी। अम्मा, तुम डूब जाओगी, पानी बहुत गहरा है। मगर बूढ़ी ने चंदू की बात नहीं सुनी और नदी में कूद गई। यह देखकर चंदू बुरी तरह से डर जाता है और बड़बड़ाते हुए बोलता है, अरे कहाँ फंस गया मैं? अगर ये अम्मा मर गई तो इसकी मौत का इल्जाम भी मेरे ऊपर आएगा। सभी लोगों ने इस अम्मा को मेरी नाव पर सवार होते हुए देखा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे भी इस नदी में कूदना पड़ेगा। इतना कहकर चंदू ने भी नदी में छलांग लगा दी। मगर उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई, उसने अपने आप को एक बेहद सुंदर जंगल के बीचों बीच छोटे से तालाब में खड़ा हुआ पाया। तब चंदू तुरंत ही उस तालाब से निकलकर जंगल की ओर देखने लग गया। अरे वाह, ये मैं कहाँ आ गया? वो अम्मा जरूर कोई मायावी थी। तभी उसके कानों में एक भारी आवाज सुनाई देती है, बेटा मेरी साख थोड़ी झुक रही है, इसे थोड़ा सीधा कर दो, मुझे दर्द हो रहा है। चंदू ने देखा कि वहाँ जिस पेड़ के नीचे खड़ा था, चंदू से वही पेड़ बोल रहा था। चंदू डर जाता है
डरो मत, अगर तुम मेरा यह काम करोगे तो मैं तुम्हें आगे जाने का रास्ता बता दूंगा। चंदू ने डरते डरते उस पेड़ की शाखा को सीधा किया। तभी अचानक चंदू के सामने एक बेहद सुंदर सोने की सड़क बन जाती है। कौन हो तुम और ये कौन सी जगह है? घबराओ मत, तुमने मेरी मदद की है, इस वजह से ही मैंने तुम्हारे लिए सोने की सड़क बना दी है। तुम यहाँ से सीधे राजमहल तक पहुँच जाओगे। कुछ देर बाद तुम्हें पता लग जाएगा। तुम जिस रास्ते से आए हो वह रास्ता सिर्फ शाही लोगों के लिए ही खुलता है। तुम जरूर कोई खास हो। कुछ ही देर में चंदू एक आलीशान महल के सामने पहुंच जाता है। तभी फिर से उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उस बूढ़ी औरत की होती है। अचानक से अब बूढ़ी औरत एक बेहद सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। यह सारा का सारा राज्य मेरा ही है। तुम पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक दूसरी जादुई दुनिया में हो। दूसरी जादुई दुनिया में? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल बसंतपुर गांव की नदी के बीच एक दूसरी जादुई दुनिया का द्वार खुलता है। यह एक जादुई दुनिया है। तुम्हारा ये महल तो बिल्कुल सोने का मालूम होता है। यहाँ के दरवाजे, यहाँ तक कि सैनिक भी सोने के ही लगते हैं। सोने के लगते नहीं हैं, ये सोने के ही हैं। मैं तुम्हें बहुत दिनों से नाव में बैठा उदास देख रही थी। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे स्वभाव के हो और तुम्हारी दुनिया में अच्छे व्यक्तियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है, जबकि हमारी दुनिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए मुझे लगा तुम्हारी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वह राजकुमारी चंदू को महल के अंदर की ओर ले जाती हैं, जहाँ पर सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ होता है। ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे ही हैं। तुम्हारी जितनी मर्जी हो यहाँ से ले सकते हो और तुम जब चाहे यहाँ पर आ सकते हो। मगर याद रखना, तुम्हें इस बात को हमेशा रहस्य ही रखना होगा। यहाँ तक कि तुम्हें अपनी पत्नी और बेटे को भी इस बारे में नहीं बताना होगा। जिस दिन तुम इस राज को छुपाने में नाकामयाब हो जाओगे, तुम्हारे लिए इस दुनिया के द्वार बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का यही नियम है। चंदू एक थैले में सैकड़ों सिक्के भर लेता है और वह राजकुमारी उसे उसी जादुई पेड़ के पास मौजूद उस छोटे से तालाब के पास लेकर आती हैं। तुम इस तालाब में कूद जाओ, तुम वापस अपनी नाव में पहुंच जाओगे। चंदू जैसे ही उस तालाब में कूदता है, उसने दोबारा अपने आप को नदी के बीचों बीच पाया। चंदू उसी दिन वह सारा सोना शहर में बेच आया और उसने गांव में सबके कर्ज चुका दिए। देखते ही देखते चंदू बसंतपुर का सबसे बड़ा सेठ बन जाता है। एक दिन चंदू की पत्नी ने चंदू से कहा, तुमने आज तक नहीं बताया जी कि आखिरकार तुम इतने ढेर सारे पैसे लेकर कहाँ से आए और तुम कुछ दिनों के लिए आखिर कहाँ लापता हो जाते हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते हो। अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो शायद इसमें ही हमारी भलाई होगी। चंदू की अमीरी देखकर संपत लाल अंदर ही अंदर जलने लगता है। एक दिन उसने अपने खास आदमी से कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है लालू, ये चंदू रातों रात अमीर कैसे बन गया। मैं सोच रहा था कि इसके मकान और नाव पर कब्जा कर लूंगा, लेकिन इसने तो मेरे सारे पैसे लौटा दिए। सिर्फ आप ही नहीं सेठ जी, उसने सारे गांव वालों के पैसा लौटा दिए। आज गांव में सबसे आलीशान हवेली उसी की है, और तो और बसंतपुर में सारी नाव का मालिक चंदू ही है। हाँ, मुझे पता है, वह टूरिस्ट से बहुत कम पैसे लेता है और गांव के लोगों को तो मुफ्त में ही नाव में बिठाकर काम करता है। मेरा धंधा भी चौपट कर दिया उसने। दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। जाओ जाकर पता करो कि आखिर माजरा क्या है। मैंने पता कर लिया है सेठ जी। कुछ दिन पहले मैं उसका चुपके से पीछा कर रहा था। अचानक मैंने देखा कि वह नदी में कूद गया और कुछ ही घंटों के बाद वह वापस आ गया। उसके हाथ में एक थैला था जो सोने का चमक रहा था। बेवकूफ़ आदमी, यह बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसका मतलब इस नदी के बीचों बीच जरूर कोई ना कोई सोने की सुरंग है जो उसके हाथ लग गई है। मुझे अभी ले चलो वहाँ पर। जिसके बाद सेठ और उसका नौकर नदी के बीचों बीच जाकर पहुंच जाते हैं। दोनों नदी में कूद जाते हैं
अचानक बहुत तेज एक पानी की लहर आती है जिसमें लालू और संपतलाल डूबकर मर जाते हैं। चंदू ने आज तक उस रहस्यमय कहानी के बारे में किसी को नहीं बताया था।